अब आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड है, एक कीवर्ड है आपको बिहार और दूसरा कीवर्ड है आपको लिंगानुपात। तो बिहार तो एक स्पेसिफिक स्टेट है, एक राज्य है, लेकिन यहां पर जो टेक्निकल शब्द है जो हमें समझना है वह है आपको लिंगानुपात। लिंगानुपात का अंग्रेजी होता है सेक्स रेशियो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, महिलाओं की कितनी संख्या है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। मतलब भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है, भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है, यही लिंगानुपात कहलाता है। और 2011 के जनगणना का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत का जो लिंगानुपात है वह आपको प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला है, प्रति 1000 पुरुष पर जो है आपको 943 महिला है, 943 महिला है। मतलब भारत की 100% पुरुष जनसंख्या का विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि महिला की संख्या कम है, महिला की संख्या कम है। और देखिए अखिल भारतीय स्तर पर तो 943 है, लेकिन स्पेसिफिक भारतीय राज्यों में जब आप जाएंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है, केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में 1000 पुरुष पर 879 महिला है, 879 महिला है। वही अगर 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अपने प्रांत बिहार प्रांत के लिंगानुपात को देखा जाए तो जो बिहार प्रांत का लिंगानुपात है, बिहार प्रांत का लिंगानुपात है 918, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, अर्थात बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला है, 1000 पुरुष पर 918 महिला है। और ध्यान रखें कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है उसका भी लिंगानुपात संभवतः 943 ही है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का लिंगानुपात अखिल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है, 943 महिला प्रति 1000 पुरुष भारत का भी है और 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पाकिस्तान का भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको डी, समझ गए, डी हो जाएगा 918। इसके बाद आगे है हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए यह प्रश्न हमें क्या बतलाता है, यह प्रश्न हमें यह बतलाता है कि पुरस्कार से संबंधित चीजों को हमें करना चाहिए। पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारत के राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार है, भारत के राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार है। तो भारत के राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग एक चैप्टर क्या लिखेंगे अपने सिलेबस के समझ के विकास के लिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार, 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 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार। अब यहां पर इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह जो पुरस्कार है यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1965 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ है, वर्ष 1965 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ है, पहली बार वर्ष 1965 में दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है,
तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला सवाल यह उठता है कि कौन से भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में जो राजभाषा का उल्लेख है उसमें टोटल 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। विशेष तौर पर भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 राज भाषाओं में लिखे गए साहित्यों के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि 22 राजभाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। और पहली बार अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 ईस्वी में दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है, अमिताभ घोष को दिया गया है। इससे पहले सिर्फ भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषाओं में लिखे गए साहित्य के लिए ही यह पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब वो 22 राजभाषा और अंग्रेजी सभी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर बात की जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वर्ष 1965 में मलयालम भाषा साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया है। 1965 में मलयालम भाषा साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया है। वही हिंदी भाषा साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1967 ईस्वी में उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में दिया गया है और उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे उर्दू भाषा साहित्य के लिए किसे दिया गया है, तो उर्दू भाषा साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया है, उनकी रचना गुल ए नगमा के लिए। फिर आपको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो प्रथम महिला श्रीमती आशापूर्णा देवी है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वर्ष 1976 में बांग्ला भाषा साहित्य के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में 11 लाख रुपया इनाम के राशि के तौर पर दिया जाता है और वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बाद बाकी यहां से हमें यह आइडिया लगता है कि महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित चीज जो है हमें पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा, लेकिन ये प्रश्न हमें यह दिखलाता है कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और महत्वपूर्ण देशांतर रेखा से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर होता है अक्षांश और देशांतर रेखा। तो यहां पर आप लिखिएगा अक्षांश और देशांतर रेखा, 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 अक्षांश और देशांतर रेखा। देखिए, अब अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360, 360, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एक है 180 डिग्री देशांतर रेखा, और ध्यान रखें 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखा, दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी के स्थान पर पूरा पश्चिम नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि सीधे तौर पर लिखा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वही देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वही देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो
तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर। आगे है, ये प्रश्न का उत्तर जो भी होगा, लेकिन ये प्रश्न जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा, इस प्रश्न के जरिए हमें यही संदेश मिलता है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए पहला सेटिंग का जब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी जो है आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और जब हम आपके साथ दूसरा सेटिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब अनुच्छेद से संबंधित चीजों को हमें याद रखना आवश्यक है। ये चैप्टर तो हमको लगता है हम पहले ही आपको लिखा दिया, हाँ या ना, एकदम से। तो ये चैप्टर तो लिखा ही दिए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों का प्रावधान भारतीय संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 कहता है केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 315 में ही संघ लोक सेवा आयोग की भी चर्चा है और अनुच्छेद 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की भी चर्चा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ईरान की तेल राजधानी कहां है? ऐसे ईरान की राजधानी तो तेहरान है, लेकिन ईरान की तेल राजधानी है अबादीन, अबादान या अबादीन, समझ गए, अबादान। तो देख रहे हैं यहां पर ये प्रश्न जो है, एक चीज हमें यह भी दिखलाता है कि देश राजधानी, और देश राजधानी में भी सामान्य तौर पर किसी भी देश का एक राजनीतिक राजधानी होता है। सामान्य तौर पर राजनीतिक राजधानी ही हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ देश के संदर्भ में उसका प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, उसका वित्तीय राजधानी कहाँ है। जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत नामक देश की राजनीतिक राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को मानी जाती है। मुंबई को मानी जाती है क्योंकि जितनी भी आर्थिक और वित्तीय संस्था है, जैसे एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, सबका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसी वजह से जो है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को मानी जाती है, समझ गए। तो ये सब चीज जो है आपको याद रखना है। और बिहार एसएससी की अगर हम बात करें, जहां तक बिहार एसएससी परीक्षा को हमने फॉलो किया है, यहाँ पर देश राजधानी से प्रश्न आते ही आते हैं, देश राजधानी मुद्रा से प्रश्न आते ही आते हैं, समझ गए। तो नीचे से आप लिखिएगा देश राजधानी मुद्रा की जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, याद करने वाला है। अब फलना देश की राजधानी फलना है, अब उसमें कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, याद करने वाला टॉपिक है ये देश राजधानी मुद्रा। देश राजधानी मुद्रा बिहार एसएससी का बड़ी फेवरेट टॉपिक है। जैसे सभी कंपटीशन का फेवरेट टॉपिक है कोई दिवस, फलना दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। उसी प्रकार से बिहार एसएससी का महत्वपूर्ण एक चैप्टर है देश राजधानी मुद्रा। यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो देश राजधानी मुद्रा आज से आप रटना शुरू कर दीजिए। रटने वाला ही ये चीज है, उसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं, समझ गए। और अचानक कहिएगा कि आपको याद हो जाएगा तो नहीं होगा। आप एक टारगेट ले लीजिएगा, जैसे कि जीएस का एक किताब है लुसेंट, समझ गए। लुसेंट में देश राजधानी मुद्रा विश्व के भूगोल नामक चैप्टर में जो है आपको दिया हुआ होगा, तो उसमें टारगेट बना लीजिएगा, प्रत्येक दिन 10-10 को याद कीजिएगा। और हमको लगता है कि एक माह होते होते पूरा विश्व के देश राजधानी मुद्रा आपको याद हो जाएंगे। तो ये सब काम आपको करना है, समझ गए। सिर्फ जो है टीचर के कंधा पर रखकर बंदूक चलाना चाहिएगा तो फिर सफलता हासिल नहीं हो सकता है। टीचर के साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। और हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हम जितना घंटा पढ़ाते हैं ना उतना घंटा आप पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और हम एक दिन में हमको लगता है 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं, एक दिन में हम 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत अगर आप कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट फिक्स है, 100% रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे थोड़ा भी कम मेहनत कीजिएगा, मतलब हम 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं, आप 4 से 5 घंटा पढ़िएगा तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। सीधा आप हमको जान लीजिए, हमको मेरे साथ पढ़िएगा तो पता चल ही जाएगा कितना घंटा हम पढ़ाते हैं। तो उस अनुसार जो है आप अपना रूटीन बना लीजिएगा, उतना घंटा पढ़िएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आइए
किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची है, मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची था, लेकिन संविधान संशोधन के जरिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, ये सब पंचायती राज का अंग है, पंचायती राज का अंग है। ये सब गांव में न काम करता है जी। ये सब क्या करता है? मुखिया सब क्या करता है? सरपंच, समिति सब क्या करता है? गांव में सड़क बनवाता है, गांव में छोटा मोटा पुल बनवाता है, गांव में नाला बनवाता है, ये सब काम करता है। समझ गए? तो पंचायती राज संस्था को जो 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, उसमें पुस्तकालय को लेकर के विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, परिवार कल्याण को लेकर विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी यानी सामाजिक स्तर पर वन लगाना, सामाजिक स्तर पर वन लगाना और जो खेत में फसल सब उगाया जाता है उसमें वन लगाना, यही सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी कहलाता है। आगे जो है आपको जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी से विस्तार पूर्वक अवगत करवाएंगे। तो ध्यान रहे कि ए, सी और डी ये सब पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय में शामिल है, अर्थात 11वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन वही आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन की बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा संभवतः समवर्ती सूची में है। इसकी चर्चा संभवतः समवर्ती सूची में है और समवर्ती सूची की चर्चा 7वीं अनुसूची में है, अर्थात इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बी। यह प्रश्न हमें क्या बतलाता है? यह प्रश्न हमें यह बतलाता है भारतीय संविधान की अनुसूची से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे से आप एक चैप्टर और हेडिंग मार लीजिए, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। नेक्स्ट, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां अवस्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चैप्टर पिछले सेशन में ही हेडिंग मरवाए हैं और वह चैप्टर जो हमने आपको पिछले सेशन में हेडिंग मरवाया है, प्रमुख अनुसंधान संस्थान। देखिए पहला सीटिंग में भी अनुसंधान संस्थान से प्रश्न पूछे गए थे, सेकेंड सीटिंग में भी अनुसंधान संस्थान से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इससे अनुमान लगता है कि अनुसंधान संस्थान कितना अधिक महत्वपूर्ण है कि दोनों सीटिंग में एक एक प्रश्न यहां से पूछ दिए गए हैं। तो ये तो हेडिंग मरवा ही दिए हैं, तो यहां पर लिखाने की जरूरत है नहीं। तो गन्ना प्रजनन संस्थान अवस्थित है कोयम्बटूर में। कहां अवस्थित है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, और ये चैप्टर तो हम आपको लिखा ही दिए हैं। देखिए 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में स्थित केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था। उस पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ही भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम उन्होंने खाली बेंच पर फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका और इन दोनों का उद्देश्य यह नहीं था कि जान माल की क्षति पहुंचाना है, किसी को हानि पहुंचाना है, नहीं, बल्कि इन लोगों का उद्देश्य यह था कि जो ब्रिटिश सरकार बहरी हो चुकी है, उस बहरी ब्रिटिश सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाई जा सके। इसी को लेकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। उसमें कोई हताहत नहीं हुई, कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई
और बम फेंकने के बाद पर्चा लहराया और भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी और बाद में जाकर उन पर मुकदमा चलाकर जो है उन्हें फांसी की सजा जो है आपको सुनाई गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ध्यान रहे, जो बटुकेश्वर दत्त है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी, बल्कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, बल्कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और जब सजा सुनाया गया ना सबको, तो बटुकेश्वर दत्त बहुत चिंता जाहिर किया। बटुकेश्वर दत्त बहुत चिंता जाहिर किया कि नहीं, हमें भी भगत सिंह के साथ फांसी ही दी जाए। रिक्वेस्ट किया बटुकेश्वर दत्त कि नहीं, हमको आजीवन कारावास मत दीजिए, हमको भी भगत सिंह के साथ जो है फांसी पर लटका दीजिए। ऐसे क्रांतिकारी थे आपको बटुकेश्वर दत्त, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त होगा। ऑप्शन में तो भगत सिंह है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपको बटुकेश्वर दत्त।